Hey, hello and welcome back everyone. So good morning to all of you guys. और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो फ्रिक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ना बॉस, ठीक है। उनके सारे कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वो काफी अच्छे कंसेप्ट माने जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो कंसेप्ट वाइज भी अच्छे हैं और उनका जो प्रोसेस है वो उनको इंपॉर्टेंट बना देता है, ठीक है। तो सारे कंसेप्ट यूज कर लिए हैं हमने, हर तरीके की सिचुएशन हमने हैंडल कर ली है। क्वेश्चन किसी भी टाइप का हमारे एग्जाम में आएगा तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इतना कॉन्फिडेंस तो आपको अपने आप पे हो गया होगा, ठीक है। बट हाँ, प्रैक्टिस करनी है क्योंकि कॉन्फिडेंस टूटता है विदाउट प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करना छोड़ देते हो तो ऑब्वियसली हमने कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। एंड ये ट्रू है, ठीक है। इसलिए आपने प्रैक्टिस मेंटेन करनी है, रेगुलर रखनी है। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है दोस्तों। वो मैं हूं, आप हो या कोई भी हो, अगर हम अपने काम को कंसिस्टेंटली नहीं कर रहे हैं, इट मींस कहीं ना कहीं हम अपना कॉन्फिडेंस, अपने टारगेट्स के रिगार्डिंग जो कॉन्फिडेंस हमने बूस्ट करके रखा था उसको खो रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं, ठीक है। सो मेंटेन करनी है, हर सिचुएशन मेंटेन करनी है। तो फोड़ते हैं जल्दी से कुछ बेहतरीन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, उनके डिस्कशन करते हैं। उनमें क्या कॉन्सेप्ट हो रहा था और वो अदर क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट थे, ठीक है। अदर क्वेश्चन से वो कैसे डिफरेंट थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, आप देख सकते हो आपके सामने, बस रीड करो, देखो इसको। और चूंकि कंसेप्ट तो आपको अब आता है, ठीक है। अब ये मैं मान के चल रहा हूँ कंसेप्ट अब आपको आता है, फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना आता है, कैलकुलेशंस करनी अब आपको आती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो दैट्स व्हाई आप जल्दी से, जैसे मैंने क्वेश्चन आपको दिया, आप इसको सॉल्व करने लग जाए, मेरा इंतजार ना करें। मैंने इसलिए सॉल्व करना है क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत औसम है तो मुझे करने ही है। बट आपने विदाउट मी, विदाउट माई हेल्प आपने सॉल्व करने नहीं होंगे तो फिर तो सोल्यूशन तो मिल ही रहा है ना बॉस, ठीक है। सो हियर वी गो। सो क्वेश्चन में क्लियर बोला है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखो भाई, इस क्वेश्चन का वैसे तो रिजल्ट याद रखा जा सकता है, मतलब इसका डायरेक्ट अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे तब भी हो जाएगा। पुशिंग और पुलिंग वाली सिचुएशन अगर आपको याद हो तो वो भी हम यहाँ कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे एफबीडी के अकॉर्डिंग ही जाएंगे जिससे आपका कंसेप्ट जल्दी से यहाँ पे रिवाइव हो जाए, ठीक है जी। सो यहाँ पे देयर इज ए ब्लॉक कैप्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, सो नो प्रॉब्लम। ये ब्लॉक रखा हुआ है सर, बिल्कुल रखा हुआ है सर, और इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है सर, कितने एंगल पे? दैट इज 60 डिग्री एंगल पे, ठीक है। और ये एक रफ सरफेस है तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है दैट इज 2√3 और इसका जो मास दे रखा है दैट इज √3। यही होना चाहिए, यस, √3 kg दे रखा है एंड नथिंग एल्स, ठीक है। देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स F? ये जो फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है, what is the maximum value of that force F such that block shown in the figure does not move? Okay, तो ये जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो ना आप, इसको देखो, इसको ये वाला जो फोर्स है आप देख सकते हो, पुश करने के लिए ऐसे किसी एंगल पे एक्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ किसी एंगल पे आपने जो फोर्स अप्लाई किया है, इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू एक्चुअली यू हैव टू कैलकुलेट। तो क्या पंगा है यार बॉस, उड़ा देंगे इसको, ठीक है। बट कंडीशन देखो, किस कंडीशन में ये करना है? ये करना है व्हेन दिस ब्लॉक डज नॉट मूव, मतलब अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो स्टैटिक कंडीशन है, रेस्ट की कंडीशन है। ऑब्वियसली सर, मतलब यहां पे एक्ट करने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो एक्सटर्नल फोर्स से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, उसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है, लिमिटिंग कंडीशन पे होना चाहिए, यस। तो हम क्या करेंगे सर, सारे फोर्स, जितने भी पॉसिबल फोर्स है वो सारे एक्ट कराएंगे और उनको बैलेंस करेंगे, मतलब उनको इक्वेट कर देंगे, ठीक है। कैसे सर? देखो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए सच दैट दिस ब्लॉक डज नॉट मूव, मतलब कहीं ना कहीं इसका जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, ये सिस्टम रेस्ट पे स्टैटिक कंडीशन में है। ओके, अब क्या करेंगे, देखो, अब इसका एफबीडी बना लेते हैं कि भाई कितने फोर्स इस पे एक्ट कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। चलो, अगर मैं इस ब्लॉक को ध्यान से देखूं, ये देखना है बस अब कितने फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। पहले ये फोर्स है, चूंकि ये किसी एंगल पे लग रहा है तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, तो जिसके साथ ये एंगल बना रहा है, एक कंपोनेंट तो बैक अंदर को डायरेक्शन है तो अंदर को जाएगा F cos 60, ऑब्वियस है, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे अब। और दूसरा कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ऐसे बना, एक कंपोनेंट ये वाला बनेगा, तो एक कंपोनेंट ऊपर से एक्ट करेगा, ठीक है सर, F sin of 60, बिल्कुल। और क्या फोर्स हो सकता है सर? अब देखो, ये वाला जो फोर्स है ना, ये वाला,
इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, जो ग्राउंड इसको देगी, ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन अप जाएगा और इसका इटसेल्फ वेट डाउन जाएगा, वेट तो डाउन ही जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई, जो ब्लॉक है वो वाई डायरेक्शन में तो जाएगा नहीं, ठीक है, ऑब्वियसली वाई डायरेक्शन में तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये वाला जो फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, मतलब ये फोर्स इसमें ड्राइविंग फोर्स का काम कर रहा है, जो उसको चलाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये बोला कि रेस्ट पे है, ये तो चलेगा नहीं। तो अगर ये फोर्स इसको आगे चलाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन ड्राइविंग फोर्स के अपोजिट इधर को एक्ट करेगा। आया यार? तो सबसे पहले वी हैव टू डिफाइन द फोर्स जो उसको चलाने की कोशिश कर रहा है, द ड्राइविंग फोर्स, उसी के अगेंस्ट काम करता है फ्रिक्शन फोर्स, ऑब्वियसली। तो अगर ये फोर्स इधर है तो फ्रिक्शन इधर जाएगा, सारे फोर्स आ गए। एनीथिंग एल्स जो उसमें बचाओ सर? कुछ भी तो नहीं बचा है, और कोई फोर्स होता ही नहीं है। नॉर्मल एक्शन आ गया, वेट आ गया, फोर्स के कंपोनेंट्स आएंगे, फ्रिक्शन भी आ गया। अब उसने बोला ये नहीं चल रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है भाई, बैलेंस कर दो। सबसे पहले करो अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला फोर्स इधर है, फ्रिक्शन अपोजिट है, तो मतलब इक्वल हो जाएगा सर F cos 60 मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, बिल्कुल सर। तो इसको लिखेंगे F/2 और फ्रिक्शन होता है μn, बिल्कुल। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ओके। सो अब हम बात करने वाले हो, अब किसके अलोंग बात करेंगे सर? हम बात करेंगे अलोंग y एक्सिस। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल गाइज, नो प्रॉब्लम। बस वही करना है जो पढ़ा है, बस देखना है कि ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है तो किस तरीके से हमने इसको हैंडल करना है। तो दिस इज द अलोंग y एक्सिस। सो यू जस्ट चेक आउट हाउ मेनी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द y एक्सिस। तो आपने देखा ये वाला फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में अप है, ये वाला डाउन है, ये भी डाउन है, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ दीज, क्योंकि ये दोनों नीचे हैं। तो एन, क्योंकि इक्वल करना है ना, हमने इक्वेट करना है, ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा, उनको बैलेंस कर रहा होगा। mg प्लस F sin 60 को ये बैलेंस कर रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन यहां से आ गया है और यहां से इसको यहां पटका जा सकता है, तो पटक देते हैं ना। तो F/2 इक्वल टू आएगा सर म्यू, बिल्कुल सर। n की वैल्यू आई सर mg प्लस F sin 60 होता है सर √3/2, बिल्कुल होता है सर। म्यू की वैल्यू पटक दो, ठीक है बॉस। म्यू आया था 2√3 दे रखा है आपको, ठीक है, 1/2√3। तो m कितना है सर? √3 है। जी को क्या करे? जी को जी ही रखते हैं, जी को 10 ले लेते हैं या जी ही रखते हैं, ठीक है, जी रख लेते हैं अभी, ठीक है। F/√3/2 हो गया। अब क्या करोगे सर? इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। आप देख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो आप, चलो कर ही दो। तो ये आएगा F/2 इक्वल टू, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना तो आप देखते हो √3 कैंसिल हो रहा है, और ये 2 इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, तो इसके डिनोमिनेटर में जाएगा g/2 हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा तो F/4 हो जाएगा। क्लियर है? F को एक साइड कर ले, क्योंकि हमें F निकालना है। सो हियर वी गो, ठीक है। तो ये बनेगा F/2 माइनस F/4, इट इज g/2। सो नाउ यू कैन सी व्हाट इज दैट सर? इसका जो एलसीएम आ रहा है आप बिल्कुल क्लियर दे सकते हो, F/4 आएगा, एंड यहाँ पे 2 माइनस F ही बचेगा, ठीक है। तो ये आएगा g/2, ये 2 कैंसिल, तो F आ गया 2g। सो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स ये आ गया, दैट इज 20 न्यूटन। दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स। क्लियरली आप देख सकते हो किस तरीके से आपने सिचुएशन सॉल्व करी है। इक्वेट करना है, नो प्रॉब्लम। अगर ये स्टैटिक कंडीशन में मूव नहीं कर रहा है तो बहुत क्लियरली आप देख सकते हो किस तरीके से आपने सिचुएशन को हैंडल करना है और अपना क्वेश्चन उड़ा देना है, मतलब इजीली। अब आपने लॉट ऑफ प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी से उसको उड़ा सकते हो, बहुत जल्दी से इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है, बिकॉज हम समझ रहे हैं, दैट्स व्हाई हमने इस तरीके से करना है। ओके बॉस, ठीक है। तो अब टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, ठीक है। तो मैं वो सारे क्वेश्चंस भी कर रहा हूं जो थोड़े से आपके लिए टिपिकल हो सकते हैं कैलकुलेशन वाइज, वो मैं खुद कर रहा हूं। बाकी प्रीवियस ईयर जो मैं छोड़ दूंगा वो सब आपने करने, कहीं पे फंसोगे तो मेरे को बताना है ना, मैं हूं यहाँ पे, ठीक है। बट सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे, है ना। प्रैक्टिस से ही स्ट्रॉन्ग बनोगे। एग्जाम को क्लियर करने का रास्ता प्रैक्टिस से ही पास होता है। आप लॉट ऑफ प्रैक्टिस करो, जितने मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस कर सकते हो उतने क्वेश्चंस आप करो। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं वो बहुत औसम होने वाले हैं, ठीक है, और हर टाइप के क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। ओके, सो अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, जल्दी से पढ़ लो, मजा आने वाला है, क्योंकि जो कंसेप्ट हमने सीखे वो सारे अब हमने अप्लाई करने हैं। मिक्स टाइप के कंसेप्ट अब आप यहाँ पे यूज करने वाले हो। ऐसा नहीं है कि भाई बस ये बेसिक से सीखा था तो फिर हम इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब आपने सब कुछ सीख रखा है, हर टाइप का कंसेप्ट फ्रिक्शन में जितने भी टाइप के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं वो सब सीखने हैं, और वो सब सीख रखे हैं आप लोगों ने, ठीक है। अब उनको अप्लाई करना है, ठीक है। सो जल्दी से रीड कर लेंगे क्वेश्चन को। उसने बोला है ब्लॉक ऑफ मास m
इन कॉन्टेक्ट विद ए कार्ट सी एज शोन इन द फिगर। सो देयर इज ए कार्ट, ठीक है, एक कार्ट है, एक मतलब व्हीकल मान लो एक, ठीक है, और इसके जस्ट फ्रंट पे एक ब्लॉक है जिसका मास एम है जो अटैच्ड है यहाँ पे, और जब ये यहाँ पे अटैच्ड है ना, ठीक है, यहाँ पे अटैच है, तो इन दोनों की सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है आपको कुछ म्यू, ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है कार्ट के बिल्कुल फ्रंट पे, जैसे ये है ऐसे जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्लॉक ऐसे अटैच्ड है, ठीक है, तो इन दोनों के फ्रिक्शन सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है दैट इज म्यू, क्लियर। और इस कार्ट का जो एक्सेलरेशन है वो a है, तो पता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a सच दैट दिस ब्लॉक डज नॉट मूव या डज नॉट फॉल, ठीक है, ये फॉल ना करे, ये नीचे ना गिरे, ठीक है, तो उसको प्रिवेंट कराने के लिए कि ये नीचे ना गिरे, इसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए कार्ट का, देखा, तो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। सो करेंगे क्या, पहले तो ये देखो, ये जो कार है ना, ये कार्ट सॉरी, ये एक्सेलरेट कर रही है, तो जब ये एक्सेलरेट कर रही है आगे को और इसके ऊपर ये रखा हुआ है, तो याद करो जब किसी एक्सेलरेट करती हुई किसी भी प्लेटफॉर्म पर, एक्सेलरेट करते हुए प्लेटफॉर्म पर क्यों कोई दूसरा ब्लॉक रखा होता था तो उस पर स्यूडो फोर्स काम करता था, ठीक है, याद आया वो, ठीक है, तभी बोल रहा हूं मैं, सारे कंसेप्ट अब यहां पे यूज होंगे। ये कार्ट एक्सेलरेट कर रही है, ये इसके अटैच में है ये वाला, तो इसके ऊपर इसकी एक्सेलरेट करने की वजह से एक स्यूडो फोर्स लगेगा, कार्ट इधर जा रही है और स्यूडो फोर्स उसके जस्ट अपोजिट लगता था, और स्यूडो फोर्स निकालने का तरीका होता था इसका मास और इसका एक्सेलरेशन, यानी m इंटू ए, बिल्कुल सही है सर। और चूंकि ये बिल्कुल वर्टिकली अटैच्ड है, जैसे ये ऐसे जा रही है ना, ये वर्टिकली अटैच्ड है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा आउटवर्ड, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन भी तो आएगा, अगर इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे है तो नॉर्मल रिएक्शन जाएगा इधर, ठीक है, और अगर इसको गिरने से बचाना है, देखो यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस कर रहा है, तो लिख दो N इक्वल टू M में होना चाहिए, ठीक है सर। अब चूंकि ये नीचे गिरेगा तो इसका जो ड्राइविंग फोर्स है नीचे खींचने वाला, इसका वेट होगा, अगर ये नीचे गिरेगा इसका ड्राइविंग फोर्स इसको नीचे को खींच रहा है, तो यहां पे फ्रिक्शन एक्ट करेगा ऊपर को, क्लियर हो गया, बस हो गया। सो वी हैव टू राइट डाउन दिस फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mg, ठीक है, दिस फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mg, यस। तो अगर इसको प्रिवेंट होने से बचाना है तो ऑब्वियसली ये वाला फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए ज्यादा, तो आप लिख सकते हो दिस फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg, ठीक है जी, ये होना चाहिए। तो fr को हम लिख सकते हैं μ1 एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg, तभी तो स्टैटिक कंडीशन बनेगी, ठीक है। सो म्यू इंटू n आप निकाल चुके हो, m इंटू ए ग्रेटर देन इक्वल टू mg, ठीक है, m से m हो गया कैंसिल, a आगे ग्रेटर देन इक्वल टू g बाय म्यू। दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट। अगर कार्ट का एक्सेलरेशन इतना हुआ या इससे ज्यादा हुआ तो ये नीचे फॉल नहीं करेगा, अगर कम हो गया तो फॉल कर सकता है। सो दिस इज द सिचुएशन। अब सिचुएशन अप्लाई करनी आनी चाहिए, इसमें कोई पंगे वाली बात है ही नहीं बॉस। अब आपको सब कंडीशन पता है कि यार इसको स्टैटिक रखना है, तो फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन द ड्राइविंग फोर्स, ऑब्वियस है, ठीक है, ठीक है, या तो लिमिटिंग बना दो उसको इक्वल करके, ठीक है, या उससे ज्यादा करना है, वो तो करना ही होता है, ठीक है जी। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड, यानी समटाइम ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, देखने में तो छोटे ही होंगे, कंसेप्ट भी बस आपने समझना है, कंसेप्ट समझना है, एक बार कंसेप्ट उसमें क्लियर हो गया कि ये कंसेप्ट यूज हो रहा है, फिर तो मजे ही है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। मेन तो है कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग कि यार इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, वही मैं इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको बता रहा हूं, जो आपने सब सीखा इसको हाउ टू अप्लाई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। फिर तो मचा देंगे आप, धुरंधर खिलाड़ी हो आप, मस्त खिलाड़ी हो, बाकी आप होशियार तो वही, ठीक है, ओके। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे को यहाँ दिख रहा है, एक और ऑसम प्रॉब्लम मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन है वो सब मेरे अकॉर्डिंग बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, उनका कंसेप्ट यूज होके नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, दैट्स व्हाई मैं इनको ले रहा हूँ, ओके भाई लोग। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको पढ़ना पड़ेगा आराम से, प्यार से, शिद्दत के साथ इसके दोस्ती करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, देन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और फिर हमारा कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जो कंसेप्ट हम लोग सीखे हैं, जो कंसेप्ट हम लोगों ने सीख लिया है, वो बॉस आपने अप्लाई करना है, ओके। सो लेट्स सी। तो देखो चेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्लियरली बोला है क्वेश्चन में कि हैवी चेन है जो हॉरिजॉन्टल टेबल पे टॉप पे एकदम लाई कर रही है, ठीक है सर। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द चेन एंड द टेबल इज 0.25, मतलब जो पार्ट इस चेन का ये टेबल पे है, देखो ये वाला पार्ट टेबल पे है, तो यहाँ पे जो भी फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है 0.25, मतलब ये रफ सरफेस है, फ्रिक्शनल सरफेस है, कुछ पार्ट चेन का टेबल पे कुछ लटका हुआ है। बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांस बने रहेंगे, ठीक है। देन द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ लेंथ ऑफ चेन दैट कैन हैंग ओवर वन एज ऑफ द टेबल। तो फ्रैक्शन पूछ रहा है, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ किसका पूछ रहा है भाई, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ लेंथ ऑफ द चेन, ठीक है, मतलब जो चेन का जो लेंथ नीचे लटका हुआ है ना,
इसका मैक्सिमम फ्रैक्शन पूछ रहा है इस लेंथ का, ठीक है। परसेंटेज में आंसर आप देख सकते हो, परसेंटेज में आंसर है 15%, 20%, 35%, कितना परसेंटेज इसकी लेंथ की नीचे लटकी हुई है, सीधी सी बात है ना। टोटल में से सपोज करो इसकी जो टोटल लेंथ है वो L है, चेन की टोटल लेंथ L है, और जो नीचे लटका हुआ है उसको मान लो यहां से यहां तक जो लटका हुआ है वो है y लेंथ की चेन नीचे लटकी है। तो जो टेबल पे बची, जो टेबल पे रखी है वो कितनी होगी, टोटल लेंथ है पूरी की L, हैंगिंग पार्ट है y, तो ये बचा L माइनस y, ये टेबल पे रखी है। सीधी सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई निकालते हैं। देन हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, है ना, कैसे करें भाई। तो हमें पता है क्या पूछा है उसने, इसका मैक्सिमम फ्रैक्शन पूछा है, ठीक है। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है जो हैंगिंग पार्ट है वो ले लो, जो ओरिजिनल लेंथ है वो ले लो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये निकालना है हमने यहाँ पे, बेसिकली ये हमने निकालना है, ठीक है। इसी से तो मिलेगा, ये टोटल लेंथ है, ये हैंगिंग है, ये ज्यादा है कम है, यहाँ से फ्रैक्शन मिलेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मैक्सिमम परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है जी, यहां से आ जाएगी। ओके, ये करना है बस, ये मैंने आपको बता दिया। अब हमने कुछ भी करके यहाँ पे y बाई एल निकालना है। The length of the chain which is hanging over the table, this is y, and the total length of the chain is L, and the length of the chain which is on the table, that is L minus y। जो लटकी है उसको घटा दो उसमें से, ऑब्वियस है, ठीक है भाई। अब क्या करें सर, देखो अब मजा आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब खुद सोच के देखो, आप प्रैक्टिकली भी कर देख सकते हो, कुछ चेन ऊपर रख लेना, कुछ नीचे लटका देना। तो जो चेन नीचे लटकी है उसका जो वेट होगा, जो चेन नीचे लटकी है उसका जो वेट होगा, जो हैंगिंग पोजीशन में है वो इसको नीचे खींचेगा, उसकी वजह से चेन आगे जाएगी, तो फ्रिक्शन पीछे को लगेगा, फ्रिक्शन इसको गिरने से बचाएगा, ठीक है, फ्रिक्शन इसको गिरने से बचाएगा। और ये रखी है, चल नहीं रही है, तो ये बैलेंस होने चाहिए, ये फोर्स बैलेंस होने चाहिए। देखो ये ड्राइविंग का काम करेगा, ये जो नीचे लटकी है ग्रेविटी की वजह से नीचे को जाएगी, और इसकी वजह से ये वाला पार्ट आगे को खिसकेगा, लेकिन नहीं खिसकेगा, पीछे को इसमें फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन फोर्स है। तो वेट अगर इसको नीचे खींच रहा है तो फ्रिक्शन इसका अपोज कर रहा है। सो वी कैन राइट हियर इज द वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन मस्ट बी इक्वल टू द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्ट ऑफ द चेन। क्लियर, सिंपली ये चल नहीं रहा है, ये हमने इक्विलिब्रियम में मान लिया, रेस्ट पे मान लिया है, तो जितना वेट उसको नीचे को खींच रहा है उतना ही फ्रिक्शन उसको रोकेगा, तभी बैलेंस होगा। बस हो गया। अब आ जाओ, वेट को क्या लिखते हैं सर, वेट को लिखते हैं, सपोज करो इसका जो मास है ये है m, ठीक है, जो हैंगिंग पार्ट है इसको मान लो आप m1, और इसके मास को मान लो आप m2 जो ऊपर रखा हुआ है, तो m1g, ठीक है, और ये हो जाएगा म्यू एन, ठीक है, ऑब्वियसली म्यू एन, ठीक है सर। तो ये हो गया m1g इक्वल टू म्यू एन, को क्या लिखोगे, आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन होता है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, इसके वेट के इक्वल होगा, तो m2g ऑब्वियस है। अब यहाँ पे इनके वेट मासेस नहीं गिवन है, सो हाउ यू कैन अप्रोच दिस, इसके मासेस नहीं गिवन है, क्वेश्चन में अगर कुछ दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, चूंकि ये एक हैवी चेन है और लेंथ में मास है, तो हम लीनियर मास डेंसिटी का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो उसको उड़ाई दो, ठीक है, तो ये बचेगा आपका m1 इक्वल टू म्यू इंटू m2, ठीक है जी, ये बच गए हो वो भाइयों, ठीक है, ये बच गए हो। अब देखो आपने बचपन में पढ़ा था लीनियर मास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट लेंथ, होती है कि नहीं बॉस, लीनियर मतलब जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ में होता है तो मास डिवाइड बाय लेंथ के रेशियो को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। तो अगर आपने इसका मास निकालना है तो m1 उसकी लेंथ दे रखी है, पहले तो मैं चलो लिख ही देता हूं इसको, तो अगर इसका निकालना है तो लैम्डा तो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि लीनियर मास डेंसिटी है तो कांस्टेंट रहेगी। सो मास m1 ले लो और तो उसकी लेंथ हो जाएगी y, ठीक है, तो m1 आ गया आपके पास लैम्डा y, ठीक है, तो m1 की जगह लैम्डा y लिख सकते हो। सिमिलरली इसका निकालते हैं, इसका मास m2 है, ठीक है, तो इसका कितना आएगा सर, लैम्डा इक्वल टू इसका मास है m2 और उसकी लेंथ है l माइनस y, तो इसका मास आ गया बॉस लैम्डा इंटू l माइनस y। चेक करो आप, ये इसका मास आ गया, यहाँ पे पटक देंगे, m1 कितना आया सर, लैम्डा y म्यू, और ये कितना आया सर, लैम्डा l माइनस y। क्लियर, सो कुछ कैंसिल हो सकता है, यस, लीनियर मास डेंसिटी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे y बचा और यहाँ बचा म्यू, म्यू के अंदर मल्टीप्लाई कर दो l माइनस म्यू y, तो हमें चाहिए y बाई एल, कुछ भी करो हमें चाहिए दिस वन, तो ये वाला रेशियो इधर ले, आई मीन ये वाला टर्म इधर, ये माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा। सो ये आप कर सकते हो y प्लस म्यू y एंड यू कैन राइट म्यू l, क्लियर है, सो यू कैन राइट y कॉमन ले लो, देखो 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू म्यू l, ओ तेरी हमें निकालना y बाई एल, तो y बाई एल इज इक्वल टू आ गया बॉस y बाई एल, ये इसके नीचे जाएगा, सो म्यू ओवर म्यू प्लस 1
सो हियर वी गो, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। अगर आपको ये एक्सप्रेशन याद है और इस टाइप का क्वेश्चन आता है, यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन डायरेक्टली टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, वेरी डायरेक्टली एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि कंसेप्ट सीखना था इसलिए मेरे को सॉल्व कराना पड़ा, अदरवाइज शॉर्ट ट्रिक में ये फॉर्मूला ही मैं आपको बताता डायरेक्ट, ठीक है। तो हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हमेशा तो यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशन, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर क्या सर, y by l यानी फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन विच इज हैंगिंग ओवर द वन एज ऑफ द टेबल, दिस इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यहां से निकाल सकते हैं, यानी म्यू बाय म्यू प्लस 1, बस यहां से निकाल सकते हो। अगर परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। करो देखो कितना आएगा सर, म्यू कितना है 0.25 है ना, 0.25 प्लस 1 और 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज बनाने के लिए, ठीक है सर। 0.25 ये हो जाएगा 1.25 इंटू 100%, ये देखो पूरा कैंसिल हो गया 5 टाइम्स और 5 से कैंसिल हो गया, मतलब आंसर आ गया 20%। सिंपल है। अगर ये डायरेक्ट याद होता तो भाई ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कंसेप्ट भी सीखना है और बाद में ये याद रखना है। दिस इज योर शॉर्ट ट्रिक भी मान सकते हो, शॉर्ट ट्रिक के लिए आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो, ठीक है। कंसेप्ट ये रहा, ठीक है, कंसेप्ट ये रहा। परसेंटेज ना पूछता तो आंसर आता आपका कितना भाई, अगर केवल फ्रैक्शन वैल्यू पूछता तो इससे कैंसिल हो गया, 0.2 आ जाना था, 0.2 आ जाना था आपका फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। परसेंटेज में 20% ऑब्वियसली, ठीक है। तो देख रहे हो आप, मस्त क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी हमारे एग्जाम में आ चुके हैं, जो हमें बेहतरीन कंसेप्ट सिखा रहे हैं, जो हमने थ्योरी में डिस्कस नहीं किए, तो जो इसके थ्रू यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यही तो लॉजिक बनता है, इसलिए बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम करने चाहिए, ठीक है। वहीं से पता चलेगा एग्जामिनर का माइंडसेट क्या था, किस टाइप के क्वेश्चंस देता है, किस टाइप के क्वेश्चंस का रिपीटेशन होता है, और आप हल्के में ले लेते हो, फिर वो आपको फोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। आप उनको क्या फोड़ोगे, वो आपको फोड़ देते हैं, इसलिए उनको फोड़ना है, खुद नहीं फोड़ना है, ठीक है। ओके, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, तो देखेंगे सर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑसम है, जितने भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए ऑसम है, मजा आने वाला है, हर एक क्वेश्चन से एक नया कंसेप्ट आपको मिलने वाला है सीखने के लिए, डोंट वरी। ओके ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर आपके पास, देख लेते हैं। प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट ऑलरेडी हमने देख लिया है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें स्यूडो फोर्स को हम रिकॉग्नाइज कर सके, फ्रिक्शन के प्रेजेंस में स्यूडो फोर्स को हम रिकॉग्नाइज कर सके। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपका अप्रोच अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने, आप पढ़ लेंगे, आप ट्राई करेंगे, डायग्राम बनाने का ट्राई किया करो। सबसे पहले ना क्वेश्चन में जब डायग्राम नहीं होता ना भाई, उसको पढ़ने के बाद उसका जो उसमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसका कलेक्ट करने के बाद डायग्राम बनाने की कोशिश किया, उससे बहुत ईजी हो जाता है प्रोसेस। फिर क्वेश्चन के सॉल्व होने के चांस एज वेल एज उसके करेक्ट होने के चांस 100% का मतलब 99% कंप्लीटली इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखियो। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg प्लेस्ड ऑन अ ट्रक which accelerate with the acceleration 5 meter per second square. The coefficient of static friction between the block and the truck is 0.6. Okay, the frictional force acting on the block is, come on guys, एक ट्रक है, मेरा ट्रक भाई ऐसा ही होगा, देखो थोड़ा सा, ठीक है, ये ट्रक है, ट्रक 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 एंड ट्रक, चलो भाई ये ट्रक है, ये ट्रक हो गया, ट्रक बन गया कि नहीं, यस बन तो गया सर, देखो ट्रक बन गया। यहाँ पे एक बंदे को बिठा देते हैं, भाई इधर को देख, इधर को देख, इधर को, तो गाड़ी भी चलानी है, ये बंदा बैठा है अंदर, ट्रक चला रहा है, ठीक है, और इसका जो ट्रक है ना वो एक्सेलरेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इसका जो ट्रक है, ठीक है। इसके अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है सर, ट्रक बॉक्स को लेके जा रहा है, ठीक है, एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है जी, जिसका मास दे रखा है m इक्वल टू कितना है मुझे देखना पड़ेगा, आप भी देख लेंगे, 1 kg का ये ब्लॉक रखा है, 1 kg का। ट्रक एक्सेलरेट कर रहा है, ध्यान देना, ट्रक जब आगे को जाएगा एक्सेलरेट करते हुए, याद करो जब भी किसी एक्सेलरेट करने वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई दूसरी बॉडी रखी हो तो उस पर एक स्यूडो फोर्स हमेशा लगता है, ठीक है। सो जब ये ट्रक आगे को एक्सेलरेट करेगा तो इस पे स्यूडो फोर्स इसके जस्ट अपोजिट लगेगा, इसका मास इंटू ये, तो स्यूडो फोर्स आ गया आपके पास कितना सर, m इंटू ए, यानी 1 इंटू 5, यानी आ गया 5 न्यूटन, ठीक है। और अगर स्यूडो फोर्स इस पे लगेगा तो ये डब्बा पीछे को जाते हुए नजर आएगा, इट मींस जो यहाँ इनके बीच फ्रिक्शन फोर्स है वो आगे को एक्ट करेगा, क्योंकि स्यूडो फोर्स इसको ड्राइव करा रहा है पीछे की डायरेक्शन में, सो फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा आगे की डायरेक्शन में। बस हो गया, कहानी हमारी सेट हो चुकी है बॉस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब क्या करेंगे सर, क्या पूछा था हमारे से, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ओ वाओ, फ्रिक्शन फोर्स पूछा है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्या करना है सर, देखो स्यूडो फोर्स इसको पीछे को लेके जा रहा था, फ्रिक्शन फोर्स इसको आगे लेके जाएगा, ठीक है। सो वी हैव टू कैलकुलेट कि यार अगर मैं इनको इक्वेट कर दूं उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, सो दिस स्यूडो फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, ये आप स्यूडो फोर्स लेंगे, पी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है भाई।
5 न्यूटन आया, और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे आ गया, दिस इज यू कैन से फ्रिक्शन फोर्स आया 5 न्यूटन इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। आप बोलोगे यार सर क्या बात कर रहे हो, हाँ इससे हमने निकाला चूंकि इसको ड्राइविंग फोर्स की तरह काम कर रहा है। आपने बोला यार सर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे कितना एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी तो चेक करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ वो भी चेक करना पड़ेगा। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट वन, सो वी कैन कैलकुलेट मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट करता है, वो तो आप निकाल सकते हो μ1। यस, स्टार्टिंग कंडीशन म्यू कितना दे रखा है 0.6, एन क्या होगा सर, इसका वेट, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जाएगा ऊपर और वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड। सो यू हैव टू टेक mg, कम ऑन गाइस, यू हैव टू टेक mg। सो हाउ यू कैन राइट नाउ, दिस इज मास 1 into 10, तो ये आ गया 6 न्यूटन। ओ 3, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो लिमिटिंग है यहाँ पे वो 6 न्यूटन है, ठीक है जी, और जो वहां पे रिक्वायर्ड फोर्स की वैल्यू है वो 5 न्यूटन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड फोर्स की वैल्यू देखूं यहाँ पे 5 न्यूटन है, तो भाई फ्रिक्शन ज्यादा है, मैक्सिमम लिमिटिंग, और इसके ऊपर एक्ट करने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कम है, मींस ये रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि ज्यादा फ्रिक्शन है, एक्सटर्नल फोर्स उसको मूव कराने वाला कम है, स्यूडो फोर्स की वैल्यू कम आई है ना निकल के, उसकी वजह से ये क्रिएट हुआ है। तो इन दोनों में जो मिनिमम है वही तो यूज होगा, तो यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स दैट शुड बी 5 न्यूटन, है ना, जो यहाँ पे रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स है, क्योंकि ये ज्यादा हो गया ये कम है। सो दिस शुड बी द आंसर, ठीक है जी, यही तो किया था हमने, कंडीशन भी यही थी हमारे पास। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं बॉस, तो इसको मूव कराने का यहाँ पे ट्राई करेगा स्यूडो फोर्स, दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो ये सारे, ये देखो क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, बट इनमें यूज होने वाला कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि कैसे समझे। और मैंने आपको बताया था, तो सबसे पहले आपने मैक्सिमम जो वहां पे एग्जिस्ट करने वाला फ्रिक्शन फोर्स है वो निकाल लेना है, और जो ड्राइविंग फोर्स है वो निकाल लेना है, फिर उन दोनों को कंपेयर करना है। अगर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है तो ये रेस्ट पे रहेगा, तो आंसर इन दोनों में से जो कम होगा, मिनिमम होगा, वही आंसर लेते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, उतना ही चाहिए ना हमें, ठीक है। सो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कम होता, ये ज्यादा होता, तो ऑब्वियसली फिर ये काइनेटिक कंडीशन बन जानी थी, तो जो कम रहता वही ऑब्वियसली उसका आंसर बनता है, यही तो थी कंडीशन। अब चलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इसकी लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है, फिर उसको पर्दे पे उतारना बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद, इंफॉर्मेशन लेने के बाद, उसका डायग्राम बना के उसको समझना, फिर उसको कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो पहले इसको मैं सॉल्व करा देता हूं, फिर इस टाइप का क्वेश्चन अगर फर्दर आपके एग्जाम में कभी भी आएगा तो उसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, वो भी याद रखना है, बहुत जरूरी है वो, ठीक है, क्योंकि ये सारा लेंथी प्रोसेस हम रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम पूरा कंप्लीटली सीख रहे हैं। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर, you have to apply the concept as well, ठीक है, with the short tricks, okay, वो भी सीखेंगे। चलो भाई आ जाओ। तो क्वेश्चन में क्लियरली बोला है, एक ब्लॉक है जो इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, a body slides down at 45 degree inclined plane, ठीक है, in twice the time it takes to slide down the same distance in the absence of the friction, then the coefficient of friction between the body and the inclined plane is। देखो भाई, देखो ये दो सिचुएशन है, एक बॉडी है, ब्लॉक है, सेम ही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। सो इनिशियली रेस्ट से 0 होता है, चलता है, मान लिया ये स्मूथ सरफेस पे स्लाइड कर रहा है, और ये यहां से नीचे आने तक जो टाइम ले रहा है, यहां तक टाइम ले रहा है, सपोज करो t, इसको मान लेते हैं t1 टाइम ले रहा है, और ये t1 टाइम आपका t के इक्वल मान लेते हैं, यहां से यहां तक, जब ये स्मूथ सरफेस पे जा रहा है, नो प्रॉब्लम। अब जब ये नीचे आएगा, आपको पता है इसका जो एक्सेलरेशन होगा, इंक्लाइंड प्लेन पे एक्सेलरेशन क्या होता था, g sin थीटा होता है, स्मूथ सरफेस हो और इंक्लाइंड हो, तो एक्सेलरेशन जो इसका होगा नीचे आने का, वो g sin थीटा होगा, और उसको टाइम लग रहा है नीचे आने पे इतना, सिंपल सा है। अब वो बोलता है कि अब जिस सरफेस पे रखा है, डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है, मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहां से यहां तक, ठीक है बॉस, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस वो कवर करेगा, कुछ मान लेना, s डिस्टेंस मान लेना, ठीक है। सेम डिस्टेंस वो नीचे आने पे इसमें भी कवर करेगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन रफ है, जब ये नीचे आ रहा होगा बॉस, डिस्टेंस तो सेम है, उसने बोला डिस्टेंस सेम है, लेकिन जब ये नीचे आ रहा होगा रफ सरफेस पे, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। रफ सरफेस यानी फ्रिक्शनल सरफेस पे डाउन आने का एक्सेलरेशन याद करो, मैंने बताया था g sin थीटा माइनस म्यू कॉस ऑफ थीटा, यही होता था बॉस, ठीक है, यही होता था, ठीक है। म्यू यहाँ पे काइनेटिक कंडीशन है तो काइनेटिक लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, या म्यू ही लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। सो ये होता था, याद रखना, जब डाउन आता है तो ये होता है, अप जाता है तो यहाँ प्लस आ जाता है, ठीक है, ये याद रखना, डिस्टेंस सेम है। अब वो बोलता है जब वो रफ सरफेस पे नीचे आ रहा है, उसको टाइम t2 लग रहा है, और वो टाइम इनिशियल टाइम का डबल है,
वो टाइम इनिशियल टाइम का डबल है। जब ये रफ सरफेस पे स्लाइड करके नीचे आता है तो स्मूथ वाले के कंपैरेटिवली डबल टाइम ले रहा है, डबल डबल डबल। यू कैन राइट डबल का मतलब अगर डबल ना होता, ट्रिपल होता या 4 टाइम होता तो हम इसको n मान लेते हैं। सपोज करो ये टाइम n टाइम्स मिला, सपोज करो टाइम n टाइम्स मिला इसको, ठीक है, n टाइम्स, ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है, या इक्वल टाइम तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक स्मूथ है एक फ्रिक्शनल है ऑब्वियसली, ठीक है, तो बहुत रेयर चांस बनेंगे, ठीक है जी। तो अब n की वैल्यू यहाँ पे 2 टाइम्स दे दिया उसने n, तो वो बोल रहा है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट बताओ यहाँ पे कितना होगा इस सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो भाई इसका जो शॉर्ट ट्रिक है, मतलब इसका फाइनल रिजल्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली पूरा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, बहुत लेंथी से प्रोसेस करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। डायरेक्ट यू कैन यूज दैट फॉर्मूला टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। वो क्या है सर, देखो वो क्या है सर, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। ये छोटा सा फॉर्मूला एंड यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, ठीक है, एन स्क्वायर। कुछ भी नहीं करना है, एन कितने टाइम्स है जब वो रफ सरफेस पे नीचे स्लाइड होके आ रहा है वो ले लो, 2 है, 2 यहाँ पे पुट अप करना है, थीटा जो दे रखा होगा वो यहाँ पुट करना है, म्यू आ जाएगा 100% बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। ये आप वी फंडा शॉर्ट ट्रिक में यूज कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आराम से आंसर आएगा। कितना आएगा सर, देखो तो म्यू आएगा आपका 10 ऑफ 45 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो म्यू आ गया 1, 10 45 1 होता है, ये 4 है, 4 माइनस 1 दैट इज 3/4, तो म्यू की वैल्यू आ गई 3/4। ये आना चाहिए आंसर। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन चेक करो, 3/4 का मतलब हो जाएगा 0.75, यही होना चाहिए बी ऑप्शन, ठीक है। ये भी आपने देखना है, रेशियो अगर नहीं दे रखा है तो क्या करना है, ठीक है, रेशियो नहीं दे रखा है तो क्या करना है, 53 का बी यानी 0.75, सो दिस शुड बी 0.75। अब क्या करेंगे सर ये आया कैसे, ये जो फॉर्मूला है हाउ वी कैन रिमेंबर इट, इसको हम डिराइव कैसे कर सकते हैं। वैसे तो डायरेक्ट याद रखो इस सिचुएशन में, जब भी एक बॉडी स्मूथ सरफेस पे स्लाइड करे, टाइम कुछ ले, फिर रफ सरफेस पे स्लाइड करे, फिर उसके कंपैरेटिवली कुछ टाइम ले, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा और म्यू पूछेगा, कभी कभी एंगल पूछ लेता है, म्यू गिवन होता है, एंगल पूछ लेगा, तो समझ जाना ये फॉर्मूला डायरेक्ट यू कैन यूज, सिंपल सिंपल एंड सिंपल। ओके, अब अप्लाई करते हैं कंसेप्ट। चलो भाई, यहां पे जब ये डाउन आ रहा था, यहां से यहां तक की डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है, तो चूंकि टाइम और डिस्टेंस की बात कर रहा है तो सेकंड इक्वेशन यूज करो, सेकंड इक्वेशन यूज कर लो। दो तरीके से यूज कर सकते हो, सेकंड इक्वेशन का यूज करो मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर आप इसको कर सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन से भी, ठीक है, वर्क एनर्जी से, ठीक है, बट हम इससे कर रहे हैं। तो डिस्टेंस s है, इनिशियल स्पीड 0 है, प्लस हाफ एक्सीलरेशन है g sin थीटा स्मूथ के केस में, और टाइम लग रहा है t, तो एज इट इज लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया सर, एट इज। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ये तो 0 ही हो गया, ये तो पूरा पार्ट तो इसको हटा सकते हो, ये बचा आपके पास s की वैल्यू ये बची फाइनली, ठीक है। अब इसमें अप्लाई कर दो, जब ये नीचे सेम डिस्टेंस कवर करेगा तो इनिशियल u इसका भी 0 है, प्लस ये हाफ a की जगह लिखेंगे g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और जो उसका t है ये t की जगह यहाँ पे आएगा t2 जो इनिशियल टाइम का डबल है, ठीक है जी, डबल है, तो यहाँ पे लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल टाइम, और उसका डबल भी है, स्क्वायर कर दो, इस वाले t की जगह 2t लिखोगे ना क्योंकि ये इस वाले टाइम का डबल है, तो यहाँ पे s आ जाएगा सर हाफ g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा 4t स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस तो सेम ही है, दिस इज सेकंड इक्वेशन, है कि नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और सेकंड का सेम है, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे टक दो, तो हाफ g साइन ऑफ थीटा इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ g साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू कॉस ऑफ थीटा इंटू 4 इंटू टी का स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, हाफ जी से हाफ जी कैंसिल, यहाँ बचेगा साइन थीटा, और ये 4 का ना अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 साइन थीटा माइनस 4 म्यू कॉस थीटा, क्लियर हुआ, ठीक है बॉस। अब देखो ये वाला साइन इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, 3 बचेगा, प्लस में इधर आ जाएगा, तो 3 साइन थीटा इज इक्वल टू बचना चाहिए 4 म्यू कॉस थीटा, ये बचना चाहिए कि नहीं। तो दिख रहा है आंसर आपको, साइन को इधर लेके जाओ, ठीक है जी, म्यू निकालना है ना, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर, तो ये आएगा 3/4 भी, यहाँ कॉस नीचे tan हो गया, tan थीटा, और इधर आ गया आपका म्यू, और tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 45, ठीक है, 45 हो जाएगा 1, थीटा है आपका 45, दिस इज 1, तो म्यू आ गया डायरेक्टली, तो म्यू आ गया 3/4, तो वही किया मैंने, वही किया यार, बस फाइनल ये रिलेशन याद रखना है, पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉल्व करके भी मैंने आपको दिखा दिया और डायरेक्ट फंडा भी बता दिया कि शॉर्ट ट्रिक में लिख लेना इसको बॉस, ठीक है, यही होती है, यही शानदार चीजें हैं। अगर रिपीट होकर क्वेश्चन आया तो इसी तरीके से आएगा, एंगल चेंज कर देगा, 45 भी देगा, 30 दे देगा, कुछ और दे देगा, उसकी मर्जी है ना भाई, ठीक है, उसकी मर्जी है। तो जल्दी से कैसे करोगे वो मैंने आपको बता दिया, प्रोसेस क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
अब हम चलने वाले हैं आज के अपने लास्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम पे, जो बहुत औसम माना जाता है, इसी कैटेगरी में, वो भी इसी तरीके का होता है, थोड़ा थोड़ा कुछ 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 कुछ, तो उसको भी देखते हैं, ठीक है। लास्ट टाइप ऑफ कैटेगरी का क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑसम से लैंग्वेज यूज करी गई है और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी अगर आएंगे तो कैसे सॉल्व करना है, एक्चुअल प्रोसेस क्या है, और लास्ट में भी फंडा ट्रिक क्या है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, वो भी याद रखनी है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। क्या चेंजेस उसमें वो कर सकता है वो भी बताऊंगा, डोंट वरी, ओके। थारे वास्ते कूल। सो व्हाट इज द क्वेश्चन सर? देख लो भाई, क्वेश्चन आप देख लो, डायग्राम मैंने बना दिया है। देखो भाई, यहाँ डायग्राम बनाना क्वेश्चन को पढ़ के लाजमी है, वरना सबाना आजमी है, वरना हम पटक जाएंगे, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ डायग्राम जरूर बना लेगा। पढ़ लेते हैं, लेट्स सी क्या बोला है। उसने बोला अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन of inclination angle theta is perfectly smooth and the lower half is rough। अच्छी बात, अच्छी बात। A block starting from rest at the top of the plane will again come to rest at the bottom। उत्तरी की एक ब्लॉक है जो इस इंक्लाइंड प्लेन के टॉप पे रखा है और ये रेस्ट पे है, और रेस्ट पे अगर ये है तो इनिशियल स्पीड 0 होगी। फिर वो बोलता है जब ये ए पोजीशन से स्टार्ट हुआ, ए से, और ये बी तक आता है, तो यहां से यहां तक का सरफेस है स्मूथ, देयर इज नो फ्रिक्शन। लेकिन जैसे ये यहां पहुंचेगा बी पर, समझो बात को, और बी से नीचे जाने की जब कोशिश करेगा, कुछ स्पीड होगी पक्का इसके पास, लेट्स सी वी। और जब ये यहां से नीचे आएगा और सी पॉइंट पे, बॉटम पे पहुंचेगा, और बॉटम पे उसने बोला है सी पॉइंट पे फाइनल स्पीड फिर से 0 हो जाती है, वो रेस्ट पे आ जाता है। तो ये रफ सरफेस है, यहां से यहां तक, बी से सी तक रफ है, और ये और रफ सरफेस है तो उसका कोफिशिएंट म्यू मान लो। समझ गया सिचुएशन? यस। क्वेश्चन में इतना बोला है कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ, पहले हाफ स्मूथ सरफेस है, नेक्स्ट हाफ रफ है, फाइनली फिर से बॉटम पे आके फिर से रेस्ट पे आ गया। तो बताओ जब ये रफ सरफेस पे मूव कर रहा होगा तो म्यू की वैल्यू बताओ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ क्या है। यही तो पूछा है, ओके, यही तो पूछा है। इधर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक, ओके, एंड द लोअर हाफ इज of the plane is given by, so mu we have to calculate। सिचुएशन आपके सामने है, नो प्रॉब्लम। देखो भाई, इसमें भी सेम फंडा अप्लाई किया जा सकता है। ये मूव करके आ रहा है, इंक्लाइंड प्लेन है, तो ये जो भी लेंथ होगी इसकी, लेट्स सी पूरी इंक्लाइंड प्लेन की जो लेंथ है पूरे की, ठीक है, लेट्स सी वो s है, ठीक है। तो हाफ स्मूथ है, हाफ रफ है, तो स्मूथ सरफेस यानी ए से बी तक की जो डिस्टेंस होगी वो s/2 होगी, और नेक्स्ट ये भी s/2 ही होगी, ठीक है। हाफ हाफ हो जाएगी ना, ठीक है सर। तो पहले हम बात करेंगे फॉर ए टू बी, स्मूथ सरफेस के लिए, ठीक है जी, स्मूथ सरफेसेस के लिए, ठीक है। तो भाई देखो, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक बी तक आने पे कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा v, ऑब्वियस है, स्मूथ सरफेस है, और आपको पता है यहां से यहां तक का जो उसका एक्सेलरेशन होने वाला है वो होने वाला है g sin थीटा। इंक्लाइंड प्लेन पे g sin थीटा ही होता है एक्सेलरेशन अगर स्मूथ सरफेस है। तो थर्ड इक्वेशन यूज करो, यूजिंग थर्ड इक्वेशन, ठीक है। इसको आप एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हो, बट मैं इससे कर रहा हूं, ठीक है जी, तुम्हारे लिए इजी है, याद रखना, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन होती थी u स्क्वायर प्लस 2as, यस सर। फाइनल स्पीड कौन सा पॉइंट है, ए से चला बी तक ले रहे हम, तो ये b का होगा, ये a का होगा, तो फाइनल स्पीड कुछ होगी b पे, हमें नहीं पता, ये 0 है, ठीक है। a क्या होगा, g sin थीटा, s क्या लेंगे सर, डिस्टेंस s/2 लेना है, s/2 हाफ लेनी है टोटल की, ठीक है भाई। तो ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो v का स्क्वायर आपके पास आ गया g sin थीटा इंटू s। फाइनली ये आ गई एक इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, कम ऑन। अब क्या करेंगे बॉस, अब हम करने वाले हैं, उड़ाने वाले हैं उसको, और क्या करने वाले हैं, देखो इसको उड़ाने वाले हैं हम लोग, ठीक है, उड़ाने वाले हैं, इसके साथ कबड्डी खेलने वाले हैं, इसको फोड़ डालेंगे, ठीक है। और लास्ट में जो उसका रिजल्ट आएगा ऑसम तरीके से उसको याद रखेंगे, नोट्स में लिख लेंगे, वी फंडा ट्रिक में उसको उसका एडमिशन करा देंगे, ठीक है, कि एक और ट्रिक आपको मिल गई, ठीक है। व्हाट इज दैट सर, आ जाओ देखो। अब आप यूज करोगे फॉर बी टू सी, ठीक है, जब वो बी से सी बॉटम पे आएगा और फाइनली 0 होगी स्पीड, फिर से वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगेन थर्ड इक्वेशन। तो फाइनल स्पीड है सी पर, और इनिशियल वो चल रहा है बी से सी चलने के लिए बी से, और प्लस 2as, ठीक है सर। तो यहाँ पे 0 हो गई, v भी हम निकाल चुके, ये रहा g sin थीटा इंटू s, पूरा v का स्क्वायर लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो चूंकि ये स्पीड इस वाले इतने से डिस्टेंस के लिए ये इनिशियल का काम करेगी, क्योंकि रफ में यहां से एंट्री हो रही है उसकी, ठीक है भाई, प्लस 2a क्या लेंगे इसके लिए, याद करो रफ सरफेस है, इंक्लाइंड प्लेन है, तो रफ सरफेस और इंक्लाइंड प्लेन के लिए एक्सेलरेशन क्या होता था, अभी तो किया था, g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू
कॉस थीटा, यही होता था सर, बिल्कुल सर। तो लिखेंगे यहाँ पे पता है क्या है, जी साइन थीटा, ठीक है बॉस, माइनस म्यू कॉस थीटा। देख लेना मैंने थोड़ा छोटा लिखा है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। ओके, और एस भी तो है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है सर, s/2 ही तो है, तो s/2 ही तो है डिस्टेंस भी। चलो ये मैं हटा देता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है, यहीं पे लिख दे दूंगा फिर, ठीक है, इंटू s/2। चलो देखो ये 2 से 2 उड़ा डालो, ये हो गया था 0, ठीक है, ठीक है। इसको इधर लेके आओ, माइनस जी साइन थीटा इंटू एस इक्वल टू, यहाँ बचेगा जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एस, एस से एस उड़ा डालो, जी से जी उड़ा डालो, ये बचा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे बचा साइन ऑफ थीटा, और यहाँ बचा म्यू कॉस ऑफ थीटा। इसको इधर लेके आओ, चलो सही है सर। तो अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो क्या बनेगा, दिस इज माइनस में आ जाएगा ना, तो माइनस का 2 साइन थीटा आ जाएगा सर, और इधर बचेगा माइनस का म्यू कॉस थीटा सर, बिल्कुल सर, माइनस माइनस उड़ा डालो सर, म्यू निकालना है, कॉस इसके नीचे लेके जाओ, तो आ गया 2 tan थीटा, याद करो 2 tan थीटा बन जाएगा। दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन and you can write 2 tan theta, 2 tangent of theta. This is the final result. You can remember this type of problem. जब भी वो बात करेगा बॉस की एक इंक्लाइंड सरफेस है, हाफ सरफेस स्मूथ, हाफ सरफेस रफ है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टोटली डिपेंड करता है थीटा पर। तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते थे और इसको याद रख सकते, 2 tan थीटा। जब भी न्यूमेरिकल आएगा या तो म्यू पूछेगा, ये गिवन होगा, या थीटा पूछेगा, म्यू गिवन होगा। You can remember this result directly in this type of situation. लैंग्वेज पढ़ के आप समझ में आ जाएगा और आप याद रख सकते हो, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है बॉस। तो जितने भी बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे एग्जाम में आ चुके हैं, मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं। इतनी चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आनी चाहिए, उन सारे कंसेप्ट के साथ, फिर आपको कोई हरा ही नहीं पाएगा। क्या बात कर रहे हो, आप खुद हरा सकते हो। देखो अगर आपने मेहनत करनी छोड़ दिया, आपने चीज़ों को प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, तो आप खुद को हरा रहे हो फिर, ठीक है, बाकी कोई नहीं हरा सकता फिर, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं, आप ध्यान से देखेंगे, मस्त तरीके से सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट भी बताना चाहिए, उनके ट्रिक्स भी बताना चाहिए, और फाइनली ट्रिक्स में ये आ गया, ठीक है, ये ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ साइमल्टेनियसली, इसको भी ऐड कर रहे हो, इसका एडमिशन जैसे मैंने आपको बोला करा देना, ठीक है, तो करा ही देना। कैसे पता चलेगा, लैंग्वेज से, आधा सरफेस इंक्लाइंड रफ है और आधा सरफेस स्मूथ है। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। अब हमारा ये फ्रिक्शन हो चुका है समाप्त, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप कर लेना, हर कैटेगरी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं बॉस। नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्ट करेंगे ऑसम तरीके से, ठीक है। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।